जय हिंद प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपसे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत आगे सब ले जाएंगे, बहुत अच्छे बढ़ा रहे होंगे। आज हम ये अग्निवीर रहने का सेट नंबर 4 जो कि साइंस संबंधित है, इसे 35 क्वेश्चन करते आ रहे लगातार। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। जिसने इस सीरीज़ को लगातार देखा है, जिसने मेहनत की है इसमें, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा मानना है जिस भी किसी एग्जाम में साइंस आती है तो वहाँ आपसे नहीं छूटेगी। ठीक है, तो दोस्तों रही बात मैथ की जो सेकेंड सीरीज़ है अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, मैथ की आप साथ में देखते होंगे, ऐसे में आशा करता हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं जो ये सेट नंबर 4 है साइंस का। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस बार है कुछ कि रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाने वाले कैक्टस, कैक्टस मतलब एक पौधा होता है, कैक्टस के पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कैसे होता है? तो ऑप्शन हमारा पहला है पर्ण द्वारा, ऑप्शन दूसरा है रूपांतरित जड़ों द्वारा, ऑप्शन तीसरा है रूपांतरित तनों द्वारा, और ऑप्शन डी यानी चौथा है कांटों द्वारा। तो जो कैक्टस का पौधा होता है उसमें जो प्रकाश का संश्लेषण होता है वह होता है रूपांतरित तनों द्वारा। ऑप्शन सी से होगा, किससे? रूपांतरित तनों द्वारा, रूपांतरित तनों द्वारा, रूपांतरित तनों द्वारा होता है। देखो अगर रूपांतरित की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये वो तने होते हैं जो जल और भोजन बनाने की क्रिया में मदद करते हैं, जिसको हम पूरी क्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसी क्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हमेशा हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, और रेगिस्तान की बात आए तो बता दें जो मरीचिका बनती है, ब्रह्म मरीचिका, पूर्ण आंतरिक प्रकाश परावर्तन के कारण वह रेगिस्तान में ही बनती है। और रेगिस्तान थार भारत में कहाँ है? भारत के राजस्थान में पड़ता है थार रेगिस्तान। ठीक है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और भारत में एकमात्र नहर सबसे बड़ी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बहती? तो अभी राजस्थान में ही बहती है। ठीक है, तो यहाँ से इतना हम कवर कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए हमें। कैसे चाहिए ऊर्जा? उपापचय, ऑप्शन बी भक्षकाणु क्रिया द्वारा, ऑप्शन सी प्रकाश शोषण द्वारा, ऑप्शन डी हमारा है अपघटन द्वारा। तो अगर हमको जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए तो हमें क्या होना चाहिए? इसमें उपापचय द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा? उपापचय द्वारा। ऑप्शन हमारा 2 का ए से रहेगा। कौन सा? ए। उपापचय द्वारा हमें क्या होती? जो ऊर्जा मिलती है उससे ही हम जीवन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। पेशीय थकान निम्न के संचय के कारण होती है। जो हमारे जैसे ये यहाँ पे है, एकल है, यहाँ पे है, जो पेशियों में जो थकान महसूस होती है, हम अत्यधिक रनिंग करते हैं, थक जाते हैं, या फिर काम करके थक जाते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, वो किस कारण होती है? तो सुनो, ऑप्शन ए है कोलेस्ट्रॉल द्वारा, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल द्वारा, ऑप्शन सी लिपेइक अम्ल द्वारा, या ऑप्शन डी है ट्राइग्लिसराइड द्वारा। तो देखो जो हमें थकान होती है वो हमारा होता है लैक्टिक अम्ल द्वारा। किससे? लैक्टिक अम्ल द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टिक। अगर बात करें लैक्टिक अम्ल की तो ये लैक्टिक अम्ल होता क्या है? लैक्टिक अम्ल जो होता है यह कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल होता है तो हम बात करें ये पाया जाता है खट्टे फलों में। किसमें? खट्टे फलों में। और फलों में क्या होता है? विटामिन सी होता है। और खट्टा क्या? दही होता है। तो जो खट्टी पदार्थ है दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो वो क्या करता है? जो लैक्टिक अम्ल हमारे नसों में या हड्डियों में या फिर कई मसल्स में जमता है, हमें तभी ही क्या होती है कि थकान की महसूस होती है। ठीक है, तो इस पर हमारा ऑप्शन कौन सा है? इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन है, एड्स रोग मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। जो एड्स होता है कैसे होता है? विषाणु क्या उसका है? ऑप्शन ए रिट्रो विषाणु, ऑप्शन बी लेटो विषाणु, ऑप्शन सी एब्रो विषाणु, या ऑप्शन डी प्रतिरक्षा विषाणु। तो देखो एड्स की बात करें तो एड्स एक असाध्य रोग है, इसका विषाणु HIV होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे जो दिया गया इसमें, तो हमें रिट्रो विषाणु, जो कि ऑप्शन हमारा ए वाला एकदम से जाएगा। ठीक, कौन सा? ए वाला। अब बात करें एड्स एड्स है तो एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स एक ऐसी असाध्य बीमारी है जिसका अभी तक पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। WHO ने भी इसके बारे में ऐसा माना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, रेट्रो विषाणु। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए
विटामिन B12, ऑप्शन ए विटामिन B12 में क्या होती है, उसमें होती है रक्त लापता होती है, यानी कि रेटेक्स होता है। विटामिन B6 बेरी होता है, या विटामिन C से स्कर्वी होता है, या विटामिन B3 से पेलग्रा होता है। तो हम आपको बता दें इसमें जो गलत है वो विटामिन B6, क्योंकि ये विटामिन B6 क्या होता है, विटामिन B6 एक पायरिडॉक्सिन होता है। इससे बेरी रोग नहीं होता, क्योंकि जो बेरी रोग होता है, ये जो बेरी रोग होता है आपको बता दें ये होता है किससे, विटामिन B1 से होता है। विटामिन B1 से होता है, जिसका नाम है थायमिन। बात करें विटामिन सी से स्कर्वी होता है, एकदम सही है। और विटामिन E3 से पेलग्रा रोग होता है, वो भी एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, हमारा उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। जुगनू होता है या जुगनू क्या है, जुगनू होता है, जुगनू क्या है। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जुगनू अत्यधिक चमकते हैं, जुगनू चमकदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो हमारा ऑप्शन है जुगनू एक मोलस्का है, एक कीट है, एक क्रम है, या एक सूत्रक्रम है। तो जुगनू जो रात में चमकते हैं उसका कार्ड क्या होता है, जुगनू के जो पीछे एक तरल पदार्थ भरा होता है उसका नाम होता है ल्यूसीफेरिन, और ल्यूसीफेरिन के कारण ही जुगनू रात को चमकता है। अच्छा, जुगनू क्या है, जुगनू एक कीट है, के वाला ऑप्शन कौन सा, बी वाला से होगा। जुगनू क्या है, जुगनू एक कीट है। ठीक है, तो देखते हैं आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या करा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति निशल की बात करेंगे, जंतुओं में, प्रोटोजोआ में, माइकोप्लाज्मा में, या फिर पादपों में। तो निम्न में किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा उत्तर हो जाएगा किसमें, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें भैया, कोशिका भित्ति पाई जाएगी किसमें, और 7 का हो जाएगा पादपों में, यानी कि डी, किसमें, डी, पादपों में पाई जाएगी कोशिका भित्ति। अब सुनो भैया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कौन सा, यानी कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। पादपों से मेरा मतलब है कि पौधों में, ठीक है, जंतुओं में नहीं, केवल पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, उनको बता दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा। सुरती और एक है मुर्रा, इसमें मुर्गा लिखा हुआ है, मतलब मुर्रा, और जाफराबादी और महसाया किस पशु की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो ये जो प्रजातियां होती हैं गाय की हैं, भैंस की हैं, भेड़ की हैं, या मुर्गी की हैं। तो ये प्रजातियां भैंस की होती हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो हमारा 8 का जो आंसर होगा वो बी से रहेगा। अब ये भैंसियां पाई कहाँ जाती हैं, तो ये प्रकार की भैंसियां पूरे भारत में पाई जाती हैं। अब सुनो, दुग्ध, पहले हम बताते हैं जो भैंस को, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। भैंस का जो वैज्ञानिक नाम इसे बोलते हैं बुबालिस। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। ठीक है, उसके बाद दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है दुग्ध दिवस। ठीक है, और वर्ल्ड में जो दूध के जो पितामह हैं वो वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है, और दुग्ध को हम फ्लड या सफेद क्रांति के, श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ से इतना कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा 8 का आंसर कौन सा, बी एकदम सही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 है लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अगर हम लौंग प्राप्त करते हैं तो वो किस पौधे का कोई भाग होता होगा, तना है, जड़ है, क्या है, किससे प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9, और इसका है कि लौंग एक फल से प्राप्त होती है, लौंग एक तने से प्राप्त होती है, लौंग एक जड़ से प्राप्त होती है, या लौंग एक फूल की कली से प्राप्त होती है। तो आपको बता दें जो लौंग है वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फूल की कली से प्राप्त होती है। किससे, फूल की कली से प्राप्त होती है। और साउथ इंडिया की बात करें तो दक्षिण भारत में अत्यधिक इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा भारत आया 1498 में, 1498 वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। जब भी वास्को डी गामा भारत आया था तो ये व्यापार के माध्यम से आया था, और ये जब कालीकट से वो मतलब कालीकट जब पहुंचा तो वहां से सबसे पहले कालीकट ने वो गया था इंडोनेशिया। इसका उद्देश्य था कि यहाँ से मसाले का व्यापार करना, कोई भाग कहीं पे अपना आधिपत्य स्थापित करने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बाद में उसने व्यापार किया, व्यापार करने से यहाँ पर सब चीज अच्छी लगी और धीरे उसका आधिपत्य जमने लगा। तो क्वेश्चन 9 का ऐसे कौन सा, डी से होगा, फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है, फूल की कली से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पक्षी में ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग कौन होते हैं। जो पक्षी होते हैं इनमें ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर
10 के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन हमारा है कंठ, घाटी, शब्दानी या फिर नासा ग्रसनी। तो पक्षी में जो ध्वनि आती है वो आती है शब्दानी से, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सी से हो जाएगा, किससे, शब्दानी से। अब बताओ पक्षी को हम क्या कहते हैं, चिड़ियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात, पक्षियों में कितने चेंबर का हृदय होता है, तो पक्षियों में 4 चेंबर का हृदय होता है। और इनको अगर बात करें, अगर पक्षी में 4 चेंबर होते हैं और मानव में भी 4 चेंबर होते हैं। हमने आपको बताया था मेढक में कितने चेंबर होते हैं, मेढक में 3 चेंबर का हृदय होता है और मछलियों में 2 चेंबर का हृदय होता है। तो यहाँ से हम इतना कवर कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर एकदम सी से रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मेरा इस प्रकार है कि वायुमंडल में संतुलित स्थापित होता है, वायुमंडल में संतुलित स्थापित होता है पादप द्वारा, अपघटक द्वारा, उपभोक्ता द्वारा, बी या सी के द्वारा। देखिए तो वायुमंडल को अगर आप सोच रखेंगे, वायुमंडल को अच्छा बना के रखेंगे, तो सबसे पहले आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप वातावरण को सही रखें। जैसे कि हमारा है इसमें, तो वायुमंडल का जो संतुलन है बनाए रखने के लिए हमें क्या, एक तो अपघटक की जरूरत पड़ेगी। अपघटक क्या होता है, जैसे कवक है, शैवाल है, लाइकेन है, सब जरूरत पड़ेगी। दूसरा उपभोक्ता होगा तभी हर काम बनेगा। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी से होगा, बी और सी दोनों से हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल को बनाने के लिए हमें अपघटक भी चाहिए, उत्पाद भी चाहिए और उपभोक्ता भी चाहिए। उत्पाद से मतलब होता है कि किसी भी फसल का उगना उत्पाद होता है। उपभोक्ता का मतलब होता है जिस चीज को वो लेता है। मानव लोग क्या करते हैं, हम लोग जिसको खाते हैं, देखो जो चीज उगती है वो उत्पाद है, जिसपे हम लोग खाते हैं वो उपभोक्ता होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कौन सा, वे जीव जिनमें तापमान को सहने का सामर्थ्य कम होता है वे क्या कहलाते हैं, तनुतापी कहलाते हैं, पृथुतापी कहलाते हैं, या महातापी कहलाते हैं, या महान्यूनतम तापी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ऐसे जो जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सांप को ले लो आप, रोहू को ले लो आप, मछली के ले लो, मेढक के ले लो, ये ज्यादा टेम्परेचर या तापमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसका जो असर होगा, तापमान को सहने में असमर्थ हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं तनुतापी। क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं तनुतापी। और जो तनुतापी होते हैं ये तापमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो कि हमारा 12 का आंसर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया अत्याधिक जो रेप्टाइल होते हैं, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, वो सब इसी में वर्ग में आते हैं। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन यानी O2 किस कारण विमोचित होती है। ऑप्शन का है कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, या जल का प्रकाश अपघटन, या फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, या फिर क्लोरोफिल का टूट जाना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हुए, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है इसने बताया है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 किसमें टूटता है, तो यह प्रकाश का जल का प्रकाश में अपघटन होता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब सुनो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है। जैसे कि जब पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन के माध्यम से जल लेते हैं जिसे हम जाइलम कहते हैं, और सूर्य के माध्यम से भूषण बनाते हैं जो ग्रेना और रंध्र के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। जल को लेना, भोजन को लेना, इन दोनों की क्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस क्रिया में सबसे बड़ी भूमिका होती है किसी की, तो वो किसकी होती है, प्रकाश संश्लेषण की होती है, जो कि सूर्य के माध्यम से मिलता है। और इसी माध्यम में पेड़ क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, रात में पेड़ छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर कौन सा, बी वाला एकदम से हो जाएगा, जल का प्रकाश अपघटन। कौन सा, जल का प्रकाश अपघटन प्रकाश संश्लेषण के दौरान टूटता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन 14, पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वसा की, सेलुलोज की, प्रोटीन की, या इन सभी की। अब आप बताएंगे, आप खुद सोचो, क्या कभी पौधों में वसा होगा, हाँ, पौधों में वसा भैया कहाँ से होगा, क्यों, वसा होता है दूध, दही, घी, मक्खन में। ठीक है, सेलुलोज, हाँ हम कह सकते हैं कि सेलुलोज जो बने होते हैं वो हरी घासों, हरी पत्तियों,
हरे वातावरण के बने होते हैं। ठीक है, इसी कारण से खरगोश क्या करता है, शरीर को ज्यादा तो पाचन करता है कि वो दूब खाता है, घास खाता है। प्रोटीन, प्रोटीन पेड़ में नहीं होती भैया, क्योंकि ये मिनरल्स विटामिन से प्रोटीन दाल में जितनी दालें हैं दाल में प्रोटीन पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसी में पाई जाती है तो वह सोयाबीन, सोयाबीन के दाने। अच्छा, इन सभी का मतलब नहीं बनता। तो पौधों से संबंध रखता है यहाँ पे कौन, सेलुलोज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी एकदम सही होगा। 14 का होगा बी, यानी कि सेलुलोज। अब मेरी बात तो थोड़ा ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते हैं, हमें उसके आंसर कुछ और पता होते हैं, लेकिन हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के क्वेश्चन कहे क्या रहा है उसके माध्यम से उसी ऑप्शन को चूज करना होता है। हमने पढ़ा क्वेश्चन और गूगल सर्च किया तो गूगल पे कुछ कुछ आंसर का, कुछ क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिखाता है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी कहीं गलती की और पूरा ऐसे बदल जाता है। ऐसा ज्यादातर होता है। ठीक है, हमने अगर आपको कोई आंसर बताया तो उस पर विशेष अध्ययन करके बताते हैं, ऐसे नहीं फेक हम उठा लिए कहीं से बता दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा अभी जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके सामने कि पौधों में कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये तो ठीक बात है। कई बार कहेगा पौधे नहीं होता है, जंतु ये होता है और इनमें से कोई नहीं होगा। अब आप बोलेंगे पौधे होता, पौधे तो है, कई जगह तने होगा, तना लिखा होगा तो तना में होगा, कई जगह पौधे भी होगा, तना भी नहीं होगा, क्या होगा, हरा मतलब हरी घास होगी उसमें भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की प्रश्न कहता क्या है, उस प्रश्न के अनुसार ही हम हमेशा ऑप्शन को लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो 14 का ऑप्शन भी हुआ है, नहीं देखते हैं 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर है कि जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है। अभी इस क्वेश्चन में देखना कैसे क्वेश्चन कैसे फंसाता हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन पता होता हम गलत कर देते हैं। कैसे, पहला ऑप्शन है पर्णहरित, दूसरा है एटीपी, तीसरा है ग्लूकोज और तीसरा चौथा है एएमपी। तो आप देखना जीवित मुद्रा, पहली बात जो हमको चार्ज करेगा वो कौन करता है चार्ज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, एटीपी होते हैं। उसमें कितने होते हैं 36 यानी 36 एटीपी होते हैं और 2 प्लस होते हैं, तो टोटल मिला के हो जाते हैं कितने 38 एटीपी। और एक बात ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड पे एक बार लिख नहीं पाएंगे, मेरी बातों पर विशेष कर ध्यान देंगे क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर 38 एटीपी हो भी जाते हैं कहीं पे, इसे बोलते हैं एड्रोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आप देखना। तो ये क्या करते हैं, सेल को चार्ज करते हैं और जिससे कि मानव क्या करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है। तो इसमें देखो जीवित कोशिका की ऊर्जा क्या होती है, एटीपी। हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद पर्णहरित क्या है, ये क्या है, हरे घास फूस में पाया जाता है। ग्लूकोज जिसे हम खाते हैं चार्ज होते हैं, और एएमपी का कोई मतलब नहीं बनता। हमारा ऑप्शन कौन सा, बी यानी एटीपी एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप समझ चुके होंगे अच्छे से। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अब आपको बताएं, रासायनिक प्रतिक्रिया, भौतिक प्रतिक्रिया इतनी बार बता चुके और आप अच्छे समझ गए होंगे, फिर भी रिपीट करेंगे अच्छे से एक बार। अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण या फिर हाइड्रोलिसिस। अब सुनो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो आपका आंसर आ चुका होगा। 16 का जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, देखो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वो होगी जो केमिकल से संबंध रखती हो। रसायन का मतलब होता है लिक्विड यानी कि द्रव, अत्यधिक रसायन द्रव के ही रूप में पाया जाता है, चाहे वो जल हो, तेल हो, यानी कोई भी चीज बसा हो। तो पहला अपघटन, तो भैया ऑक्सीकरण का अपघटन होता है। अपघटन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है यानी रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है O2, और O2 जहाँ पे ऑक्सीजन हो यानी जल हो या हाइड्रोजन हो तो वो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गई होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आप पैकेट लाते हो मार्केट से, एक चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, नाइट्रोजन भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि वो बेस्ट रहे, क्योंकि ऑक्सीजन के आने से नमी आती है। तो भैया यहाँ पे रासायनिक क्रिया होगी नहीं। दूसरा गुरुत्वाकर्षण, हाँ आपसे बड़ा सी सही होगा 16 का सी। क्यों, अरे गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि जिसपे हम लोगों पे लगता है बैड लगता है। ठीक है, ये प्रथम ला है गुरुत्वाकर्षण का, जिसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और इसी को हम गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारा कौन सा 16 का सी से होगा। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन किया जाता है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन की बात करें, लेकिन एक से पहले आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 17 के पहले आपकी बात फिर से बता दें। देखो अभी हमने जो पढ़ा है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, थोड़ा एक बार देखना, अगर हम लिखेंगे भी कहीं पे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इस बात पे ध्यान देना। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं और भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन, अंतर दोनों में क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो अपना रूप पुनः न ले सकें,
एक ही बात याद रखेंगे और कभी रटेंगे नहीं आप। जैसे कि कोई भी चीज लो, हमने कह दिया कि आप देखो भोजन का पचना, आप देखना भोजन का पचना, या हमने कह दिया भोजन का पकना। इन दो में सुनो ध्यान से, इनमें समझा देंगे, क्योंकि भोजन पचने के बाद भोजन को आप पुनः कच्चा नहीं कर सकते। उसके बाद अगर भोजन पक गया, बन गया, आपने रोटी बना ली, रोटी बनाने के बाद पुनः उसे आटा या गेहूं नहीं बना सकते। जब आप किसी पदार्थ को उसी रूप में पुनः नहीं ला सकते तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन। दूध से पनीर बनना, रासायनिक परिवर्तन। जो चीज लकड़ी का जलना, रासायनिक परिवर्तन। देखो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखो भौतिक। भौतिक में क्या है? जैसे कि मोम का पिघलना, घी का पिघलना, सूर्य का निकलना, जो चीज पुनः आ जाए वो क्या होगी? भौतिक परिवर्तन। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे अभी क्या है, बल्ब जल रहा है, तो बल्ब का जलना क्या होगा? बल्ब का जलना क्या है? भौतिक। क्यों? बंद करेंगे स्विच से, फिर जलेगा। जो चीज पुनः जलाई जा सके वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। अब आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनिया क्लोराइड का, अमोनिया फास्फेट का, या अमोनिया क्लोराइड का, या अमोनिया सल्फेट का। तो हमारा 17 का क्वेश्चन क्या होगा? अमोनिया क्लोराइड का। अमोनिया क्लोराइड को हम क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। अच्छा, ऊर्ध्वपातन होता है क्या? देखो, ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है क्या? आपने चीज होगा, ऊर्ध्वपातन का मतलब ही होता है कि कोई चीज ठोस से सीधे गैस में बजाना, ठोस से सीधे गैस में जाना। उदाहरण के लिए आप कपूर को ले सकते हैं। आप कपूर ले आए, उसकी पन्नी फाड़े और रख दें थाली में, और आप सुबह रखें, शाम को देखें कपूर गायब। क्यों? क्योंकि कपूर ऐसी प्रक्रिया है जो ठोस से सीधे गैस में पहुंचता है। यही नेफ्थलीन करता है, यही अमोनिया करती है, और कई बार से सोडियम भी, नमक भी करता है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कपूर याद रखेंगे। तो हमारा 17 का आंसर सी से होगा। देखते क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। 18 क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होगा? देखो, अगर आप द्रव्यमान निकालना चाहते हैं सच में, तो आपको सबसे पहले अणुभार आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें CO2 दिया गया, CO और 2 दिया गया, हमसे अणुभार पूछा गया। तो सबसे पहले आप इनको तोड़ना सीखो, इन अलग अलग तोड़ो। इसमें 3 तत्व 2 हैं पर पार्ट 3 है। कैसे? कार्बन का 1 पार्ट है, ऑक्सीजन का 1 है, और ऑक्सीजन का 1 है। ऑक्सीजन के 2 है ना, इसलिए अब इसको हम कैसे निकालेंगे? जो कार्बन का मतलब परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है। अब जो परमाणु भार होगा कार्बन का वो कितना होगा? 12 होगा, और ये ऑक्सीजन कितना होगा? 16 होगा, और यहाँ भी 16 होगा। अब आपसे पूछा गया है कि इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना? ये आणविक द्रव्यमान होता है, ये कितना है? देखो, 16 16 32, 32 हमारा कितना होता है? 44। 44 हमारा ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? बी वाला ऑप्शन, एकदम बी वाला होगा। 44 की बात है तो 18 का बी। CO2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना होता है? वो कितना होगा? 44 होता है, ठीक है। CO2 के बारे में आप अच्छे जानते हैं, ये आग बुझाने वाली गैस है, ठीक है, आग बुझाने में काम आती है। इसके बाद याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है? मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मुस्मा देंगे, जलाएंगे, तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा और क्या निकलेगा? ये विक्रियाएं होती हैं, और इनको केवल बैलेंस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैलेंस तो कैसे करते हैं हम इसको? मेरे पास दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको थोड़ी सी हीट दी। देखो, यहाँ से मैंने सिर्फ आग जलाई, यहाँ पे उष्मा दी, और उस उष्मा देने के बाद मेरे पास जो पहला अभिक्रिया आएगी वो आएगी CA और O प्राप्त हुआ। अगर हमें CaO प्राप्त हुआ तो इसके बाद ये बैलेंस अभी अधूरा है, X का मान क्या आएगा वही पूछा गया। देखो, अब यहाँ से C आपने लिया, कार्बन 1 लिया, 1 और लिया ऑक्सीजन, तो क्या बचा? अभी 1 कार्बन बच गया। क्यों? क्योंकि देखो 3 है, यहाँ पे 1 लिया तो 2 बचा, O और ऑक्सीजन, तो क्या होगा? CO और 2, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका 19 का हमारा सही हो जाएगा C, जो कि है CO2। अब देखो बिल्कुल, अब पूरी बैलेंस बराबर है, तो जो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? CO2 हो जाएगी, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा? C वाला एकदम सही हो जाएगा 19 का, ठीक है। तो इस प्रकार से बैलेंस करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसको बैलेंस करने का आप सोचना। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 था, 3 हो गए। कार्बन 1 यहाँ से मिला, 1 कार्बन यहाँ से मिला, उसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए।
तो 3 कार्बन ये होगा इसमें, ठीक है। 3 कार्बन, एक कार्बन, तो ये क्या कार्बन रखा, इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आज। क्वेश्चन ये 20 में रिपीटेड हो गया, ये सेट नंबर 3 में वो रखा हुआ है, बस थोड़ी भाषा चेंज है। कैसे? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? हमने आपको एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्टेन सबके बताए थे। अब आपको आज डायरेक्ट बताएंगे ब्यूटेन क्या है। इसका है C4H10, या ऑप्शन बी है C4H8, या ऑप्शन सी है C3H8, या ऑप्शन डी है C3H6। तो भैया आइसोब्यूटेन का फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आइसोब्यूटेन का फार्मूला होता है कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10। अच्छा, ये ब्यूटेन का हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? इसका बी से जाएगा। अब सुनो, आइसोब्यूटेन ब्यूटेन हमारे जो होम गैस जो घर में आती है, रसोई गैस से कहते हैं, उसमें भरी होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। और उसको जानने के लिए कि कहीं लीकेज तो नहीं हुआ तो उसमें मिलाई जाती है मरकैप्टन, तभी हम जान पाते हैं इसमें कुछ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा। इसे ये रसोई गैस ही बोलते हैं। अच्छा, ये जो ब्यूटेन गैस है ये अत्यधिक मतलब कैसी ज्वलनशील गैस है, क्योंकि मेरे पास एक मार्स गैस है, इसे हम बोलते हैं CH4, ये भी एक मार्स गैस है, लेकिन ये जो C कार्बन 3 या फिर हाइड्रोजन 10 है, इससे ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए इसे ब्यूटेन और प्रोपेन को हम भरते हैं, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? बी वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है। आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया तैयार किया जा क्या कहलाता है? तैयार, जैसे कि देखो, अभी अम्ल और अल्कोहल, आप एक शराब लें और थोड़ा जूस लें, उनको आपस में मिला दें तो वो एक नया पोजन तैयार हो जाएगा, और उस पोजन का नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एथेनॉल या एस्टर। तो उसका नाम होगा एस्टर। जब आप कोई जूस और क्या करते हैं, अल्कोहल यानी शराब को आपस में मिलाते हैं, तो आपके पास जो नया पोजन तैयार होता है उसे हम एस्टर बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन कौन सा? डी से हो जाएगा। कौन सा? डी से होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम अम्लराज बोलते हैं, या फिर रसायन विज्ञान का जनक, या सॉरी रसायन विज्ञान का पितामह बोलते हैं अम्लराज को। क्वेश्चन नंबर 22 जो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा या कैसा होगा? नारंगी, बिनीला, शीलाल, या फिर डी गुलाबी। तो भैया जी, हम लिटमस विलयन में जब मिलाएंगे, H2SO4 में मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे? किसी विलयन को, तो उसका रंग हो जाएगा लाल। कैसा होगा? लाल हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर हम अम्ल में, देखो ये लिखा, अम्ल को लिटमस पेपर पे, अम्ल को लिटमस पेपर पे डालेंगे, ठीक है, अगर लिटमस पेपर पर डालेंगे तो पेपर कैसा होगा? लाल हो जाएगा। सेम कंडीशन होगी, कैसा कैसा होगा? लाल हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा जो 22 का ऐसा क्या हो जाएगा, तो इसका होगा सी, जो कि क्या बोलेंगे इसे? लाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रासायनिक समीकरण को निम्न में से किस नियम को संतुष्ट करने के लिए संतुलित किया जाता है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, समझ ध्यान से। रासायनिक समीकरण को निम्न में से किस नियम को संतुलित करने के लिए संतुलित किया जाता है? संतुष्ट करने के लिए संतुलित किया जाता है। अब बताना, व्युत्क्रम का अनुपात का नियम, या स्थिर अनुपात का नियम, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या गुणित अनुपात का नियम। तो देखो, कोई भी अगर बैलेंस करना है तो आप उसको व्युत्क्रम नहीं लगा सकते, क्योंकि भैया जी व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। और अगर आपने व्युत्क्रम लगा दिया तो सारा बना बनाया खेल कबाड़ा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है भैया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? अच्छा, स्थिर अनुपात का नियम, यदि कोई तत्व स्थिर है तो किसी भी पदार्थ को वो संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने लिया ऑक्सीजन, तो जब तक कि केवल O है, ये स्वतंत्र अवस्था में है, अकेला टहलता है, पर रासायनिक में भाग नहीं लेगा, मुझे इसके लिए O2 लेना ही पड़ेगा। हमने लिया हाइड्रोजन, आपने बताओ क्या कहीं देखा है कि कभी हाइड्रोजन कहीं काम आता हो? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ हमें क्या H2 लेना ही पड़ता है। हाइड्रोजन 2 लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब 2 तत्व होते हैं तभी काम होता है, ठीक है, एक तत्व से नहीं चलता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24 क्या कहता है? 24 है, CH2 यानी Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो आप खुद बताना। हमने लिखा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन, हाइड्रोजन 2 है, और फिर है क्लोरीन और 2। अब बताओ, आप इसमें देख के बताओ, मैं आराम से
क्या इसमें कहीं पर आपको नजर आया ऑक्सीजन? नहीं ना। अगर इस क्रिया में कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या तो है ही नहीं। हमसे पूछा गया कि आकाशीय की संख्या क्या है, तो भैया जी इसमें कुछ भी नहीं, 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ऑप्शन कौन सा? सी एकदम सही होगा। क्यों? सी पे ही रखा हुआ है 0। जब तक हम किसी तत्व को काउंट नहीं कर सकते, जब तक किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में उस तत्व की कोई भूमिका ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन केवल आक्सीय कारक की भांति कार्य करता है? कौन सा भैया? आक्सीय कारक की भांति कार्य करता है। ऑप्शन हमारा है सोडियम, सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O, दूसरा है Na2O2, तीसरा है Na या फिर N3 और तीसरा है NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। तो भैया जी 25 का हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, जो कि डी से होगा। यह क्या करता है? सोडियम नाइट्रेट जो होता है यह क्या करता है? यह केवल रासायनिक की भांति ही कार्य करता है, सोडियम नाइट्रेट, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? डी से हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा। निम्न उर्वरकों में से किसमें एक में नाइट्रोजन की अधिकतम प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी कैल्शियम अमोनाइट, ऑप्शन डी कैल्शियम अमोनाइट। तो किसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है? क्वेश्चन आपको पता है अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 की बात करें अगर, तो भैया इसमें क्या होगा? जो हमारे पास यूरिया होता है, आप देख रहे हैं यूरिया में क्या होता है? यूरिया में अत्यधिक होता है क्या नाइट्रोजन? कितना होता है भैया? बोलो 46% इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अच्छा, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा तत्व बनाया गया था भैया? बताओ। अगर बात करें प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में सबसे पहला तत्व यूरिया ही बनाया गया था। किसान की जान कौन के कहा जाता है? तो किसान की जान भी यूरिया को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि अत्यधिक प्रयोग कौन करता है इसका? किसान ही करता है। किसका? यूरिया का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन कौन सा? सी बी यानी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 27 क्या कह रहा है। हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन इजी आ गया। हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या है? आप ध्यान देंगे इस पे। क्या कहते हैं? N2O, CO2, SO4 या HE। तो भैया जी हंसाने वाली गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है N2 और O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? 27 का ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा? 28 क्या कह रहा। जंग एक उदाहरण है। जंग क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या अयस्क है? मानो आपके घर में लोहे का दरवाजा लगा हुआ है और हर साथ बरसात होती है, उस पर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो वह जंग लगने की प्रक्रिया क्या कही जाएगी? यौगिक, मिश्रण, तत्व या अयस्क? देखो, जंग लगने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे यौगिक। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। और ये को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यौगिक। अच्छा, एक बात, ये उदाहरण बताओ। जल क्या है? जल क्या है? जल योग क्या? जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें H2O मिला है, जल एक यौगिक है। उसके बाद आप पता आया है फिर मिश्रण। तो जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी गैसें क्या होती हैं? मिश्रण होती हैं। सभी गैसें क्या होती हैं? मिश्रण होती हैं। तत्व क्या होते हैं? अरे 118 तत्व पाए जाते हैं। तो अलग अलग है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, सब क्या है? सब अलग अलग तत्व हैं। जब एक तत्व, दो तत्व, तीन तत्व मिलकर मतलब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जब दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब बनता है क्या? यौगिक। अनुपात का मतलब क्या समझे? देखो, एक हमने लिया जल H2O, मेरे पास हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 16। क्या है? अनुपात निश्चित है। कैसे? 2 1 2, 2 8 16, 1:8, क्योंकि ये क्लियर अनुपात है। जब जब किसी भी तत्व का एक निश्चित अनुपात होगा तो वह यौगिक कहलाएगा। मिश्रण, वायु क्या है? वायु यानी हवा, हवा मिश्रण है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन भी है, हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन भैया जी इसका कोई निश्चित रेशियो नहीं है, कोई निश्चित अनुपात नहीं है। इसी कारण वायु एक यौगिक न होकर मिश्रण है। चलिए, जंग का उदाहरण क्या? यौगिक, जो कि 28 का हमारा ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक काम आता है? अब इस बात पे ध्यान देना।
अगर फोटोग्राफी के आप जितनी बुकें पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब में इसका आंसर अलग अलग होगा। ऐसा कैसे भैया? तो ऐसे आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे हिंदी में, ठीक है, आपने पर्यायवाची पढ़े, आप अपने यहाँ पानी को पानी कहते हैं, हो सकता है वाटर के जल कहते हैं, हो सकता है नीर कहते हैं, तोय कहते हैं, अम्बु कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। उसी प्रकार फोटोग्राफी में अलग अलग अम्ल प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि हमें आंसर क्या चूज करना है। चलिए, फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक काम आता है? क्या मेरे पास है? सोडियम कार्बोनेट। देखो, सोडियम कार्बोनेट आपको बता दें, सोडियम कार्बोनेट कभी भी फोटोग्राफी में काम नहीं आता। फिर क्या है? H2O, H2O जल। आप बताओ, जल कभी भी तो मतलब नहीं बनता जल का, तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। तीसरा है सोडियम थायोसल्फेट। हाँ, और फिर तीसरा क्या है? चौथा है डी, सोडियम सल्फेट नहीं, जो हमारा यहाँ पे होगा सोडियम थायोसल्फेट। देखो क्या होता है सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि Na2 और H2 और फिर क्या होगा O3, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ये भी फोटोग्राफी में काम आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? 29 का सी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा। सामान्य वायुमंडल का दाब कितना होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा जो हुआ ये फिजिक्स का है। सामान्य वायुमंडल का दाब कितना होता है? 760 mm, 750 mm, 72 mm या फिर 37 mm। तो भैया जी, वायुमंडल का जो दाब होता है वह होता है 760 mm। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का, जो हमारा आंसर होगा वो ए वाला एकदम सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला सही हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा? एक डाइन किसके बराबर होता है? एक डाइन किसके बराबर होता है? 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 10⁻³ ग्राम माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, या 10⁻5 किलोग्राम मीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम बता दें, एक डाइन जो होता है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर माइनस ग्राम होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 31, इसकी बात करेंगे तो 10⁻5 जो होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा 10⁻5 किलोग्राम माइनस मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये होता है एक डाइन का मान, जो कि हमारा ऑप्शन डी वाला से हो जाएगा। 31 का कौन सा? डी वाला से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा? यदि कोई वस्तु 4 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित होती है तो इसका त्वरण कितना होगा? यानी कि मीटर में देखेंगे, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर कितना होगा। देखो, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, आप आधार बटे गुणनफल से लगा सकते हैं। कैसे भैया? देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, हमने माना इसमें ये तो कोई वस्तु 4 सेकंड में कितना 10 मीटर जाएगी। अच्छा बताओ, जब कोई वस्तु 4 सेकंड में 10 मीटर जाएगी, आप खुद बताना भैया, तो 1 मिनट में कितना जाएगी आप निकाल लो। क्योंकि अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आप 4 भाई हैं तो एक भाई को कितना मिलेगा? देखो, 4 दूनी 8 दशमलव बढ़ेगा, पॉइंट होगा, फिर 4 पंचे 20 यानी 2.5 मीटर। तो भैया जो हमारा त्वरित होगा वो किसका त्वरण कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, 2.5, जो कि 32 का ऑप्शन कौन सा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 33। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज जिसने की उसके नाम पर आज विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया जाता है। 1901 से उसकी शुरुआत हुई थी। जिसने डायनामाइट की खोज की थी उनका नाम था क्या? ए अल्फ्रेड नोबेल, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हम बताएं कि डायनामाइट जिसने खोज की उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 से उनके नाम पर क्या हुआ, जो पुरस्कार दिए जाते हैं 1905 से दिए जाते हैं। 1901 में उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो वह डायनामाइट किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। और क्वेश्चन नंबर अगर 33 की बात करें हमारा कौन सा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात है न्यूटन। न्यूटन कौन थे? इन्होंने 3 नियम दिए थे क्रिया के। कौन से 3 नियम दिए थे इन्होंने? प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम। उसके बाद आइंस्टीन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वो पदार्थ की 5वीं अवस्था जिसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारा कौन सा? 33 का ऐसे होगा। देखते क्वेश्चन नंबर 34।
विद्युत धारा किस में मापा जाता है? विद्युत धारा हम किस में मापते हैं? अमीटर में, वोल्ट मीटर में, बैरोमीटर में या फिर इलेक्ट्रोमीटर में? तो भैया जी ये विद्युत धारा मापते हैं वो हमारा 34 का रहेगा ऑप्शन ए। हम किस में? अमीटर में मापते हैं। किसमें भैया? हम अमीटर में मापते हैं। अमीटर में मापते हैं किसको? विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर में। अच्छा अगला आप देखिए वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या होता है? ये तो दो मतलब क्या होता है, दो छोर से विद्युत को मापता है। और क्या है? बैरोमीटर। वैसे बैरोमीटर से मापा जाता है वायुदाब। जैसे कि बैरोमीटर का पारा अगर धीरे धीरे गिरता है तो क्या होता है? हल्की हल्की बरसात होती है। बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे उठता है तो मौसम साफ होता है धीरे धीरे। यदि बैरोमीटर का पारा अकस्मात गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। ठीक है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्या है? वो दूध की शुद्धता मापता है। इसमें कितनी फैट क्या है तो कौन होता है? इलेक्ट्रोमीटर। और दूध से दही बनने की क्रिया भी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस जीवाणु भी पाए जाते हैं दही में। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन 34 का क्या होगा? ए एकदम सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि P माइनस एन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जंक्शन डायोड का प्रयोग किसमें होता है? अब ये तो आप जब जान पाएंगे, आपने परमाणु के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, आप 11th और 12th में पढ़े अच्छे से, तो आप अच्छे समझ जाएंगे। तो P माइनस एन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है क्या? संशोधक के परिपथ में। परिपथ में तो इलेक्ट्रॉन होते हमेशा है। परिशोधन के डायोड में उसमें भी होगा, सिग्नल में उसमें भी होगा, यानी कि इनमें से सभी। क्योंकि अगर कहीं पे विद्युत जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन कार्य करेगा, और वो इन तीनों में है। तो ऑप्शन जो 35 है उसका हमारा कौन सा 35 जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा होगा? डी, यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज ये जो एनए की चौथी चीज कवर कर ली। और वनडे एग्जाम के जो साइंस के क्वेश्चन है वो तो नहीं छूटेंगे, तो मान लो अकस्मात कभी क्लास छूट जाती नहीं तो क्लास छूटेगी नहीं। और दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें। आप अगर वीडियो चलाते हैं उसके डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया होता है, मेरा नंबर पिन है इसमें, और इसमें पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया। और उसके बाद अगर आप इसको पढ़ते हैं, अगर कोई भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ से मेरा ये क्षेत्र साइंस में कमजोर है तो कमेंट में बताएं, हम उस क्षेत्र पे स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक हैं। जय हिंद, जय भारत।